हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, आए दिन एग्जाम में ऐसे बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं जो बहुत ही अलग तरह के होते हैं, जिसे टॉपिक के माध्यम से कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व कराने के लिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 5000 प्लस का सीरीज, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करेंगे। हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के माध्यम से 50 क्वेश्चन को कवर किया। आज के सेट में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के माध्यम से अगले 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो अगर आप लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को ऐसे प्रश्नों का सामना करने में कठिनाइयाँ ना हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज के सेट को। आज के सेशन का ये पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है? तो भारतीय को सिर्फ जो मूल अधिकार प्राप्त है वह है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा दिया हुआ है। आर्टिकल 15 जो कि भारतीय नागरिक को प्राप्त है, बिल्कुल सही है। दूसरा है अनुच्छेद 16, ये भी भारतीय नागरिक को प्राप्त, केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, ये भी सही है। और अनुच्छेद 19 जो कि सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, तो ये भी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी दिए गए ऑप्शन में अनुच्छेद जो भी हैं वो सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त मूल अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है इसमें से। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये 4 वर्ष का नहीं, 6 वर्ष का होता है। अगला है, राज्यसभा सदन के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है, ये भी गलत है। तीसरा है, राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर पद मुक्त होते हैं, ये भी गलत है। यहाँ 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? तो धन विधेयक को दोस्तों राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों के लिए रोक सकता है। अगर तब तक धन विधेयक पर को पारित राज्यसभा द्वारा नहीं किया जाता है तो उसे स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 दिनों तक रोक सकता है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा कथन दिया हुआ है। पहला है, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायाधीश पद पर धारण किया हुआ हो, या फिर लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता यानी वकील हो। तो ये होना जरूरी है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, जो कि बिल्कुल गलत है। न्यूनतम आयु का निर्धारण नहीं किया गया है, इसलिए इसमें सिर्फ एक कथन सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो केवल 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो यह 2 माह के भीतर होना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 माह। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो अविश्वास प्रस्ताव पहली बार केंद्र सभा के विरुद्ध लोकसभा में 1963 ईस्वी में लाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1963। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रवर्तक के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व के लिए अनुच्छेद 37 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रबंधक के रूप में अनुच्छेद 37 में वर्णन किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों, चेलैया समिति का गठन 1991 में किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध को उत्पाद यानी चमड़ा उत्पादन से है? तो यह भूरी क्रांति से संबंधित है, चमड़ा उत्पादन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। तो दोस्तों ऐसे मनी को जो कि आसानी से विदेश से हमारे देश में आता है और फिर आसानी से ही वो हमारे देश से विदेश चला जाता है, ऐसे मनी को हॉट मनी कहते हैं, हॉट करेंसी कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हॉट मनी। अगला प्रश्न है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है। तो यह मामलों पर कैबिनेट समिति के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्य शामिल नहीं है? तो असहयोग आंदोलन में सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी लगाया गया था, ये शामिल नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो दांडी मार्च की समाप्ति 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को शुरू हुई थी और दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो दोस्तों दांडी मार्च की समाप्ति 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुई थी। और अगर शुरुआत की बात करें तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च का शुरुआत किया गया था। तो इसमें समाप्ति पूछ रहा है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। अगला प्रश्न है, गांधी के जीवन काल में घटित निम्न घटनाओं का क्रम सही नहीं है। कौन सा इसमें सही नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं। चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, ये भी सही है। तीसरा है पूना समझौता जो कि 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन जो कि सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था, ना कि 23 मार्च को, इसलिए ये गलत है। इसमें से कौन सही नहीं है यही पूछ रहा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के साथ 31 अक्टूबर 1943 ईस्वी को अस्थायी सरकार का गठन किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में 17 के नियम के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है? तो बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो आपको बता दें दोस्तों, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन सबसे पहले था? तो पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें विजयी रहा था राष्ट्रकूट वंश। तो इसमें कौन सा हो जाएगा जो त्रिपक्षीय संघर्ष में नहीं था? तो ये हो जाएगा पल्लव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पल्लव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिलते हैं? दोस्तों इसमें शवों के सर उत्तर दिशा में रखे हुए मिलते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था, जो कुषाण के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। तभी बौद्ध संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर जाम्बिक ग्राम राजगीर में साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋजुपालिका नदी। अगला प्रश्न है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोस्वामी थे, मखलीपुत्र गोस्वाल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल शाहजहां के काल को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, जबकि साहित्य का स्वर्णिम काल अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो दोस्तों मुगल काल में मुहतसिब आचरण अधिकारी था। कौन था? आचरण अधिकारी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दीवाने अर्ज जो है दोस्तों यह सैन्य विभाग से संबंधित था। किससे संबंधित था दीवाने अर्ज? सैन्य विभाग से। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वसावन व दसावन किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो दोस्तों वसावन और दसावन यह अकबर के चित्रकार थे। कौन थे? अकबर के दरबारी चित्रकार थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ परमाणु विद्युत गृह दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सही नहीं दिया है इसमें। नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कुडनकुलम कर्नाटक, ये गलत है। कुडनकुलम जो है यह तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है। बाकी काकरापारा गुजरात में स्थित है, तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, ये दोनों सही है। इसमें गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो 38वीं समानांतर रेखा दोस्तों उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम, यह इसके बीच 17वीं समानांतर रेखा स्थित है। अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा है और जर्मनी तथा फ्रांस के बीच मैगिनॉट लाइन स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो दोस्तों ऐसे ईंधन जो हानिकारक गैस और ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ छोड़ते हैं यानी उत्सर्जित करते हैं, उसे अच्छा ईंधन नहीं कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैस का उत्सर्जन होना अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ विटामिन दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उससे होने वाली प्रॉब्लम। तो चलिए देख लेते हैं। विटामिन बी7 की कमी से बाल झड़ता है, बालों का झड़ना। विटामिन बी12 से अवरक्ता यानी खून की कमी होती है। विटामिन ई से बांझपन उत्पन्न होता है और विटामिन के की कमी से ब्लड नहीं जमता यानी रक्त का थक्का जब हम कहाँ। सही आंसर हो जाएगा 3, 1, 4 और 2 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तो दोस्तों तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने की इकाई गैलेक्टिक इकाई कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैलेक्टिक इकाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो वर्णितता जिसे जो कि दृष्टि की बीमारी है, जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, यह पुरुषों में ज़्यादा होता है, महिलाओं में बहुत ही कम होता है। लेकिन इस रोग का यानी कि वर्णितता रोग का जो वाहक होता है वो महिलाएं होती हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो हीमोग्लोबिन जो है यह ऑक्सीजन का वहन करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन लाने और ले जाने का काम करता है। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। तो ऐसे ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा करके जानते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो ऐसा कौन सा कोशिका अंग है जिसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो है जीवद्रव्य। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवद्रव्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अच्छा स्रोत नहीं है विटामिन ए का। तो मछली के तेल यकृत में विटामिन ए पाया जाता है, पालक में भी विटामिन ए पाया जाता है, आम में भी विटामिन ए पाया जाता है। लेकिन जंतुओं के गुर्दा या फिर यकृत में
विटामिन ए नहीं पाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि मछली का तेल, पालक, आम, ये तीनों में विटामिन ए पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए देख लेते हैं। प्रतिरोध, इसकी इकाई ओम होती है, प्रतिरोध की इकाई। विद्युत प्रवाह का इकाई एम्पियर होता है। बल न्यूटन, पावर वाट। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 1, 3, 2 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व लिथियम है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लिथियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह एक प्राकृतिक बहुलक है, इसमें लोचदार गुण होते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो किसी भी तत्व का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से होकर कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चलिए देख लेते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि बिल्कुल सही है। रोहिलिया राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, जो कि सही सुमेलित नहीं है, ये गलत हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो अगुलहास जो है, यह शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, यह उष्ण महासागरीय जलधारा है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं, तो दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं, और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। गोदावरी नदी को बृहद गंगा भी कहते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? दोस्तों रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और 2 इन दोनों के लिए, भूकंप और ज्वालामुखी के लिए रिंग ऑफ फायर जाना जाता है प्रशांत महासागर के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चलिए देख लेते हैं। तकलामकान मरुस्थल, यह चीन में स्थित है, चीन और मंगोलिया में स्थित है, जो कि सही है। थार, यह भारत में स्थित है, बिल्कुल सही है। आटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला है गिब्सन, जो कि अफ्रीका में स्थित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। गिब्सन जो है यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गिब्सन। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधात्मक और घर्षणात्मक बेरोजगारी है। दोस्तों ऐसा बेरोजगारी जिसमें रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या फिर व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाना ही प्रतिरोधात्मक या फिर घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक का कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाना। अगला प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और अपने दोस्त प्रश्न है, न्यूनतम समर्थ मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया हुआ है कथन,
न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, जो कि सही है। दूसरा है न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये पूछ रहा था कौन सा सही उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट शीट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।